हाँ भाई, सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, सबको एक बार में क्लियर हो गया था ये? क्योंकि मैं एक बार रिवाइज तो वैसे करा रही हूँ अपनी तरफ से ही। किसी को परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है इसमें, हेपेटाइटिस बी वायरस है। नजदीक आने के बाद इसका जो ये न्यूक्लियोकैप्सिड और जो ये जीनोम था वो किसमें एंट्री कर जाएगा? इस कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर जब इसने एंट्री की मतलब ये इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, है ना। साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, सबको पता है। ये कोशिका द्रव्य होता है, ये केंद्रक द्रव्य होता है इसमें। तो यहाँ कोशिका द्रव्य में जाने के बाद ये किससे जाके अटैच हो जाता है? ये अटैच होता है आपके केंद्रक बनाया था, इस केंद्रक पे जो केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है उस पर जाकर चिपक जाता है और उसमें से क्या चीज, सिर्फ और सिर्फ जो अपना जीनोम होता है उसी को बाहर भेज, अंदर की ओर जाने देता है। ठीक है, क्योंकि झिल्ली कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है। तो यहाँ से सिर्फ जीनोम जो है वो किसमें चला गया? आपके केंद्रक में। ये जीनोम क्या था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक है, अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें बदल जाता है? आपका ट्रिपल सी डीएनए में। ट्रिपल सी डीएनए का मतलब होता है कोवैलेंटली बंद प्रकार का वृत्ताकार डीएनए। देखिए, बंद प्रकार का वृत्ताकार डीएनए होता है ये। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस जीनोम से इस ट्रिपल सी डीएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है? जीनोम रिपेयर कहलाती है। ये जीनोम रिपेयर अब होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस बताई थी थोड़ी देर पहले। लाइगेशन की प्रोसेस होगी और साथ में जो 5 टर्मिनल एंड जो होता है वो भी हट जाता है उसमें से। ठीक है, तभी तो बंद प्रकार का बनेगा। अब ये ट्रिपल सी डीएनए क्या काम करता है? आपके पीजीआरएनए का निर्माण करता है। पीजीआरएनए क्या होता है? आपका प्री जीनोम आरएनए। ठीक है, और इसमें क्या मौजूद रहते हैं? आपके आरएनए मौजूद रहती हैं। ठीक है, ये जो एमआरएनए होता है, अब इनमें क्या प्रोसेस होती है? अब होती है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, मतलब प्रोटीन निर्माण होगा। प्रोटीन निर्माण भी 2 फेज में होता है। ठीक है, पहला होता है अनुलेखन, दूसरा होता है अनुवाद। अब इसमें सबसे पहले अनुलेखन की प्रोसेस होगी। अनुलेखन की प्रोसेस के बाद जैसे ही इसमें अनुवाद की प्रोसेस होगी। ठीक है, अनुवाद में क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है। तो यहाँ देखें जरा, यहाँ पर एमआरएनए पर क्या आके जुड़ जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम की दोनों छोटी और बड़ी उप इकाई। ठीक है, उप इकाई आके जुड़ जाती है इनसे और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगी? प्रोटीन बनाएंगी। ठीक है, तो देखिए पीजीआरएनए को तो ट्रिपल सी ने बना दिया था और बाकी जो आपका न्यूक्लिक एसिड जरूरी प्रोटीन होता है वो आपके इस अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान बन गया। अब यहाँ पे अनुवाद भी हुआ। ठीक है, मतलब प्रोटीन का निर्माण भी हो गया, पीजीआरएनए भी हो गया। अब यहाँ पे कोशिका द्रव्य में साथ में इस वायरस के जो और भाग होते हैं उनका भी धीरे धीरे निर्माण होता है इस कोशिका द्रव्य में। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पीजीआरएनए मौजूद होता है, ठीक है, उस पर इसमें मौजूद कोशिका में मौजूद एक एंजाइम जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करता है? आपके इस पीजीआरएनए को किसमें बदल देता है? डीएनए में। ठीक है, यहाँ पर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किसने किया? एक एंजाइम ने। एंजाइम का नाम याद रखिएगा सेकंड ईयर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, इसने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है जिसका निर्माण कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका और आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, इन दोनों ने निर्माण किया, यहाँ पर वो आके जुड़ गए इस पर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। फिर इस पर एक प्रक्रिया होती है यहाँ पर जिसका नाम है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की वजह से ये जो आपके जो एंटीजन है, एंटीजन मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कहाँ आ जाता है? कोशिका के बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब कहाँ आएगा? आपके खून में। ठीक है, ब्लड में आ जाता है, रक्त में आ जाता है और वहां से किसी दूसरे व्यक्ति को
संक्रमित करता है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है भाई, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सेकेंड ईयर कोई परेशानी नहीं है ना बेटा? चलें आगे बताते हैं। हेपेटाइटिस बी फैलने के कारण कि ये हेपेटाइटिस किस तरह से फैलता है, जैसे एक तो अभी आपको बता ही दिया था, मां से उसके नवजात बच्चे में संक्रमित सुई के बार बार उपयोग से हाँ भाई सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताए गए हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे होगा? एक तो माँ से उसके होने वाले बच्चे में, जैसे पहले आपको पूरा HIV के बारे में बताया था। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बताया नहीं जा रहा, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है कि माँ से उसके होने वाले बच्चे में या फिर नवजात बच्चे में हो सकता है, और किस तरह से होगा वो भी आपको जस्ट बता दिया गया। ठीक है, संक्रमित सुई इंजेक्शन अगर आप जाते हैं लगवाने तो एक ही सुई का उपयोग कभी नहीं किया जाता। डॉक्टर्स भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि एक को लगाने के बाद उस सुई को तोड़ देते हैं, है ना, इसलिए नए इंजेक्शन का वहाँ पे यूज होता है। संक्रमित ब्लेड से, भाई आप किसी नाई के पास जाते हैं, वहां पर वो अगर एक ही ब्लेड से सभी की दाढ़ी मूंछ बनाना शुरू कर देगा तो ये रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बार ब्लेड बदलवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी लैंगिक संबंधों के द्वारा। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से आपका हेपेटाइटिस जो रोग है वो फैलता है। क्लियर है सेकेंड ईयर? चलें आगे चलते हैं। अब हम अगर हम बात करते हैं आपके इनके ट्रीटमेंट की, उपचार की, ठीक है, तो इसके उपचार में जनरली हम यूज करते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन दी जाती है। इंटरफेरोन होती क्या है, ये तो आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी बताई तो ये बताया था कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस जब बनते हैं तो उन वायरस से लड़ने के लिए जनरली किस चीज का निर्माण होता है? इंटरफेरोन का। ये एक एंटीबॉडी के तो होती है एक तरीके से, है ना, बताया था सब कुछ उस वक्त। तो इंटरफेरोन ही दिया जाता है क्योंकि ये इसका भी जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? विषाणुओं के द्वारा फैलता है, तो विषाणुओं से लड़ने के लिए इंटरफेरोन ही दिया जाता है। कभी कभी इनके साथ में और भी प्रकार की औषधियां दी जाती हैं, जैसे लेवोनिरीन और भी प्रकार की जो और औषधियां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक हेपेटाइटिस? चलें
सेकेंड ईयर, पहले तो बात सुनिए, आपका ये पेपर थर्ड बताया जा रहा है। पेपर थर्ड में कितने सेक्शंस थे? 3, ABC, एक इम्यूनोलॉजी, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो आपका आज बी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें जो और टॉपिक्स हैं वो जनरली आपके बॉटनी में भी हैं, तो आपका वही कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। हम चाहते हैं ये आपकी जो थर्ड पेपर है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर हो जाए, इसीलिए वो टॉपिक छुड़वा दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके वो सारे टॉपिक किसमें हो जाएंगे कवर? बॉटनी में, ठीक है। सेक्शन सी आपका आज से स्टार्ट कर लेते हैं, और सेक्शन सी में भी एक तो इसके भी काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो बॉटनी में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लियर इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिर्फ हमारे जो जूलॉजी से रिलेटेड है, जो उसमें नहीं बताए जाएंगे, वो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कोई परेशानी होती है उसमें ना, जो रह जाएंगे टॉपिक उनको फिर दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलें देख लेते हैं हमारा सी जो सेक्शन है क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो हम टॉपिक लेते हैं वो है एल्कोहलिक पेय। एल्कोहलिक पेय से मतलब होता है जितने भी आपके ये एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, जितनी शराब होती है, विस्की, रम, वोडका, ठीक है, तो इनमें निर्माण किस तरह से होता है उनका, ठीक है। मार्केट में आने से पहले वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती हैं, उन सबको किस तरह बनाई जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कोहल पेय की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं वो है मदिरा। मदिरा तो कई प्रकार की भी हो सकती है, इसलिए इंग्लिश में लिख देते हैं साथ में वाइन। आज से हम बात करेंगे वाइन के बारे में, ठीक है, कि वाइन बनती कैसे, मार्केट में आने से पहले उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम आज ज़्यादा तो नहीं बता सकते, मगर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चले, वाइन का निर्माण सबसे पहले इसमें हम कुछ फलों का उपयोग करते हैं। फलों का उपयोग करते हैं, और फल जो है जनरली हम लेते हैं अंगूर, ठीक है, अंगूर हम लेते हैं। अच्छा, अंगूर जो है वो तो सब लोगों ने देखा होगा। वाइन जो है आपकी वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी लाल मदिरा, लाल मदिरा मतलब रेड वाइन, और दूसरी जो होती है वो होती है सफेद कहे चाहे श्वेत कहे मदिरा, मतलब वाइट वाइन। ये दो प्रकार की वाइन आपके उसमें है, ठीक है। अब ये दोनों ही प्रकार की जो वाइन है उसका निर्माण एक ही प्रकार से होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस क्या है सीखो तो हम बताएंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंगूर ले लेते हैं, ठीक है। अंगूर लेने के बाद उसे हम डालते हैं, क्या कहते हैं, किसी फर्मेंट होने के लिए। अभी मैं सब कुछ नहीं बताना चाहती कि पूरा डायग्राम से बताया जाएगा। फर्मेंट होने के लिए, फर्मेंट करने के लिए भी हम यहाँ पर कुछ यीस्ट का प्रयोग करते हैं। यीस्ट समझते हैं ना सब? यीस्ट का प्रयोग करते हैं। यीस्ट कौन सी होती है? सेकेरोमाइसीस सिरोवेसी, ठीक है। यहाँ पर हम जनरली जो यीस्ट यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए जो यीस्ट यूज होती है उसका नाम क्या है? सेकेरोमाइसीस सिरेवेसी। ये सेकेरोमाइसीस सिरेवेसी का आप कोई भी प्रभेद ले सकते हैं, भाई इसके तो कई सारे स्ट्रेन मौजूद रहते हैं ना, तो आप उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभेद ले सकते हैं,
ठीक है, हम कौन सा लेते हैं जनरली, सैकेरोमाइसिस, सेरोवेसी। ठीक है, चलें। जब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा कम तापमान पर होती है। किस पर होगी, कम तापमान। कम तापमान मतलब हार्डली 5 to 7 डिग्री सेल्सियस पर होगी। और इसके लिए कम से कम आपको कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते का समय लग जाता है। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के लिए आपको कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते इजीली लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ये कहा जाता है जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो इसमें निर्माण होता है आपका इथाइल अल्कोहल कहें आप, चाहे इथेनॉल कहें, बात एक ही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज बनती है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। अब एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए आपने इस फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी इस प्रोसेस को छोड़ दिया, हफ्तों से महीनों निकल गए, आपको होश नहीं है कि भाई फर्मेंटेशन हो चुकी होगी, आपने इजीली इसको कई महीनों के लिए छोड़ दिया, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर हम इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा दें, भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब लोग जानते हैं, है ना, तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस को अगर हम और भी आगे बढ़ा देते हैं, मतलब कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये जो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा इनका। ठीक है, ये ऑक्सीकरण होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर ये आपकी फिर मदिरा नहीं रही, वाइन नहीं रही, यहाँ पर आपकी बन जाएगी फिर विनेगर। ठीक है, क्या बन जाएगी, विनेगर, जिसे आप हिंदी में सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मदिरा का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर इसको थोड़ा टाइम के लिए और छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, सिरका बन जाएगा, मदिरा रह जाएगी। तो मदिरा ही बनानी है, तो इसीलिए फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमें कुछ टाइम के लिए ही करनी होती है। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि इथाइल अल्कोहल हो गया कि नहीं हो गया। मदिरा का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है, इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन पर, और साथ में जो आपने अंगूर लिए हैं उस पर। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपके जो यीस्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि उसने कितने टाइम में कितना फर्मेंट किया है। ठीक है, फर्मेंटेशन की जब प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हम उसको थोड़ा सा सेटलिंग टैंक में रख देते हैं। सेटलिंग टैंक मतलब जहां पर हम उसको छान कर, ठीक है, जो फिल्टर होता है छनित, ठीक है, फिल्टर जो होता है उसको हम किसी 2 टैंक बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उनमें रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पाश्चुरीकरण की प्रोसेस होगी। पाश्चुरीकरण की प्रोसेस के बाद उसकी हम कराते हैं परिपक्वन। परिपक्वन की प्रोसेस होगी, मतलब ये परिपक्वन जो है इसके लिए हम कई वर्षों का भी टाइम ले सकते हैं, कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक का समय ले सकते हैं। जितना ज्यादा कहते हैं ना पुरानी शराब जितनी अच्छी होती है उतनी ज्यादा सड़सड़ होती है, बात अलग है। यहाँ पर हम परिपक्वन की प्रोसेस जो होती है उसको हम रखते हैं। ठीक है, परिपक्वन का कोई टाइम नहीं है, उसको हम बैरल में रखते हैं। आपने देखा होगा कुछ ड्रम जैसे टीवी में भी दिखाते हैं जनरली, कुछ ड्रम जैसे रखे रहते हैं, उस पर हम लकड़ी के बने होते हैं वो, उसमें हम परिपक्वन के लिए रख देते हैं। जब ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम उन्हें बॉटल में भर के मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, बाजार में आ जाती हैं ये, लीजिए। ठीक है, यहाँ तो जनरल आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दिया है, घबराइएगा नहीं सेकेंड ईयर, इसको बहुत अच्छे से कल बताया जाएगा विद डायग्राम। यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ बताया जाएगा ये, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है, एक तो आप यहाँ पे यीस्ट का नाम याद रखें,
ठीक है। लाल मदिरा सफेद मदिरा में क्या डिफरेंस होता है ये आपको कल बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक है, बस किसी को परेशानी है जितना आज बताया है उससे रिलेटेड तो पूछ लें आप। फर्मेंट क्या होता है? फर्मेंट होता है बेटा जिसमें हम जो यीस्ट होती है ना, यीस्ट जो होती है, ठीक है, वो उसको फर्मेंट कर देती है। इसके बारे में कल बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, घबराएं नहीं, इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। जब यीस्ट अपना काम करती है, अपने फर्मेंटेशन, आप वो खाते हैं इडली वगैरह खाते होंगे, खाते हैं ना इडली वगैरह, तो जनरली क्या है, यदि आपको बहुत जल्दी बनानी हो तो वहाँ पे यीस्ट का यूज़ करते हैं। बेकरी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यीस्ट, वरना हम सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो कराते हैं, रात भर उसको भिगो के रखते हैं, तो उसमें क्या होती है प्रोसेस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, यीस्ट का प्रोसेस हम तब करते हैं जब हमें कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी करानी होती है ना। तो चले इसका, वैसे फर्मेंट को छोड़कर बाकी सब चीज़ समझ में आई है ना। ये चीज़ एक्चुअली आपको कल जब पूरा डायग्राम बनाया जाएगा ना, तब यहाँ पर पूरा यीस्ट के थ्रू बताया जाएगा किस तरीके से बैरल में एंट्री करती है, फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको कल बताई जाएगी। ठीक है, किसी को परेशानी है तो पूछ लें आप। क्लियर है ना सेकेंड ईयर? हाँ हाँ, वो तो मैंने बता दिया। चलें ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं। कोई परेशानी होती है तो आप लोग कल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें मैम।